हेलो एंड वेलकम टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए आज हम क्लास 11th का थर्ड चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको अगर आप अच्छी तरह कर लेते हैं तो ये एक तो आपको थ्योरी के रूप में भी काफी हेल्प करेगा। थ्योरी अक्सर इसमें से जरूर पूछी जाती है। और दूसरा ये इसकी एप्लीकेशन जो आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग जब करेंगे तो उसमें भी आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इससे पहले कि हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें, उससे एसोसिएटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपको मालूम होने चाहिए पहले, तो उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को एक एक करके देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं अक्सर, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कुछ खास बात नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट आर कॉल्ड थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट को बनाने में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज किए जाते हैं दैट आर कॉल्ड थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए इट इंक्लूड्स रूल्स एंड रेगुलेशन यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। क्यों यूज किया जाता है? टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। हमने अंडरलाइन करके रखा है कि इसको यूज करने से होता क्या है, ये लाते हैं अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब जितनी भी बिजनेस हाउसेज हैं वो सभी इन प्रिंसिपल्स में रूल्स एंड रेगुलेशन को यूज करते हैं, तो सबके अकाउंट मोर और लेस सेम होते हैं, एक जैसे मिलते जुलते होते हैं। एंड कंसिस्टेंसी का मतलब है कि बार बार वैसे ही बनता है अकाउंट, जैसा आपने आज बनाया वैसे आपका अगले साल बनेगा, वैसे उससे अगले साल वैसे बनेगा, क्योंकि सेम प्रिंसिपल सेम रूल्स एंड रेगुलेशन यूज करेंगे तो कंसिस्टेंसी इंश्योर होती है। तो इसका मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूड द थ्योरी बेस में, जो कि अकाउंट बनाने में यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी को इंश्योर कर देते हैं। नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? देखिए ये क्लियर है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम साइंटिफिक प्रिंसिपल। जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं उनसे अलग है। साइंस के प्रिंसिपल तो फिक्स्ड और रिजिड प्रिंसिपल्स हैं। जैसे सपोज आपने मटेरियल ए और बी मिलाया, सब्सटेंस ए बी मिलाया तो सब्सटेंस सी बनेगा, तो हर बार वो वैसे बनेगी, इस प्रोपोर्शन में चाहिए तो ये बनेगा। लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या होता है कि ये फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस है, जनरल गाइडलाइंस है, यानी कि सामान्य दिशा निर्देश है, और जिनको यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस एंड सिचुएशन इन विच बिजनेस डील्स इन, जिससे बिजनेस डील होता है। तो दीज आर जनरल गाइडलाइंस डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट प्रोवाइड्स बेस इन प्रिपेयरिंग अकाउंट्स एंड कीप्स देम यूनिफॉर्म ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या है ये? सामान्य दिशा निर्देश है, जनरल गाइडलाइंस है, जो कि समय के साथ डेवलप हुए हैं। समय के साथ डेवलप हुए मतलब कि जैसी जैसे रिक्वायरमेंट हुई है वैसे वैसे चेंजेस होती चली गई हैं। तो इट प्रोवाइड्स बेस इन प्रिपेयरिंग अकाउंट। अकाउंट को बनाने में इससे बेस मिलता है। आप कोई भी काम करेंगे तो उसका एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए ना, कोई बेस होना चाहिए, नहीं तो आपका हर बार रिजल्ट पिछले बार से अलग ही रहेगा। तो ये अकाउंट को बनाने में बेस प्रोवाइड करते हैं, कीप देम यूनिफॉर्म ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। समय के साथ साथ यूनिफॉर्म रहता है, आपके सभी के एक जैसे बनते हैं और आपका जो है बार बार रिजल्ट सेम होता है। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में आता है। फिर आता है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स क्या हैं? तो फीचर्स में देखिए सबसे पहला फीचर है कि इंश्योर्स अंडर यूनिफॉर्मिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो क्या करते हैं? तो यूनिफॉर्मिटी और दूसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। देखिए दीज प्रिंसिपल्स आर यूज्ड बाय ऑल एंटरप्राइजेस। जितने भी एंटरप्राइजेस हैं दे ऑल हैव टू यूज दिस प्रिंसिपल्स। उन सभी को प्रिंसिपल यूज करने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो जब वो सभी सेम प्रिंसिपल यूज करेंगे, सेम मेथड सेम रूल्स यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो उन सबके अकाउंट जो है कैसे बनेंगे? यूनिफॉर्म बनेंगे। तो इट मींस दे इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करते हैं। एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, दूसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होती है कि अब एक रूल है फिक्स्ड, उन रूल को मैं भी मानता हूं, आप भी मानता हूं, सभी मानते हैं, तो उस रूल के अकॉर्डिंग जो काम होगा वो तो हम सबको पता होगा ना, तो अंडरस्टैंडेबल होंगे। आप किसी भी दूसरे फर्म के बिजनेस को देख करके ऐसा नहीं कि जैसे चाइनीज में कुछ लिखा था आप कहेंगे पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन अगर हिंदी में इंग्लिश में लिखता है तो आप समझ जाओगे क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज है। तो ऐसे अंडरस्टैंडेबिलिटी डेवलप होती है क्योंकि वो रूल सभी को पता है, सभी उनको यूज करते हैं। तो अकाउंट जो बनते हैं दे आर यूनिफॉर्म, सबके एक जैसे होते हैं। एंड इम्पार्ट्स अंडरस्टैंडेबिलिटी, दूसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी इम्पार्ट करते हैं, समझ में आ जाता है सबके। तो ये पहला इसका फीचर है। नेक्स्ट है मैनडेट। देखिए ये मैनडेट प्रिंसिपल है। दीज प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड बाय एक्सपीरियंस एंड रीजंस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। समय के साथ साथ जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई, जैसे जैसे एक्सपीरियंस हुआ,
उसके हिसाब से, समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से इनको डेवलप किया गया कि भाई अब इसमें ऐसा कर लो, पहले ऐसा था, अब ये चीज ठीक है, ऐसा, तो ऐसे चेंजेस समय के हिसाब से होती गई है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल एंड नॉन स्टैटिक। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस। फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस है, समय के साथ चेंज होती रहती है, ठीक है। ये कोई रिजिड गाइडलाइन नहीं है। सिंस द प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस, दे चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड। जैसी जैसी नीड होती है, नीड मीन्स बिजनेस की जो नीड है उसके हिसाब से चेंज होता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जब चेंज होती है तो उसके हिसाब से भी चेंज करना पड़ता है। तो ऐसा जो है ये फ्लेक्सिबल एंड स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक नहीं है, फ्लेक्सिबल एंड नॉट स्टैटिक। फ्लेक्सिबल है, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक मीन्स फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल है। जरूरत अगर किसी और तरह के काम से होती है तो उसको चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो सिंस दीस प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस, दे चेंज अकॉर्डिंग टू नीड। जनरल गाइडलाइंस मतलब सामान्य दिशा निर्देश है, लोगों की बेहतरी के लिए, बिजनेस की बेहतरी के लिए होते हैं। तो जिसमें ज्यादा बेहतर होगा बिजनेस, उसको उस हिसाब से चेंज कर देगा कि अब ये नहीं, अब इससे ये ज्यादा अच्छा है, तो ये चेंज होता है, ठीक है। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, देखिए दूसरा क्या है कि सिंस दे मीट द क्राइटेरिया ऑफ रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फिजिबिलिटी, दीज आर जनरली एक्सेप्टेड। क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये किस क्राइटेरिया को मीट करते हैं? रेलेवेंस को, ऑब्जेक्टिविटी को और फिजिबिलिटी को। ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, इसलिए दीज आर जनरली एक्सेप्टेड। इसको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, सब मानते हैं, सारे बिजनेस हाउसेस इसको फॉलो करते हैं। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी, मेन बातें थी। थोड़ा सा फीचर्स हमने अकाउंटिंग के पढ़ लिए, लेकिन जो आते हैं असली काम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, वो हमारा आपसे होगा। लेकिन उससे पहले जो छोटी छोटी बातें थी, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये हमने सब पढ़े। अब हम आगे पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, जहां से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। तो देखिए अब क्या है इसके बारे में अकाउंटिंग प्रिंसिपल में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स। क्या क्या ग्रुप है वो? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और असम्पशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एक होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और असम्पशंस की तरफ। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मैंने आपको बोला कि दो पार्ट में तोड़ सकता है प्रिंसिपल्स को, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट और असम्पशंस, दूसरा प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स अभी हम करेंगे नेक्स्ट में वीडियो में, लेकिन फिलहाल हम अकाउंटिंग कंसेप्ट और असम्पशंस की तरफ चल रहे हैं। तो क्या होते हैं कंसेप्ट और असम्पशंस? कंसेप्ट और असम्पशंस होते हैं जिसमें आप बिजनेस के जब अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो मान लेते हैं, कुछ चीजों को एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा ही है। वो हो सकता है कि ट्रू ना हो, फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन आपको फॉर द टाइम बिंग ऐसा एज्यूम करना है कि यही सिचुएशन है। तो तब आपके अकाउंट जो है ज्यादा ट्रू एंड फेयर पिक्चर आपके सामने बिजनेस की दे पाएंगे। अकाउंटिंग कंसेप्ट आर द assumptions और गाइडलाइंस यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट टू गिव देम कंप्लीट क्लैरिटी। अकाउंट को कंप्लीट क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, रिलेवेंसी के साथ बनाना है, ऑब्जेक्टिविटी के साथ बनाना है, तो आपको ये assumptions जो है माननी पड़ेंगी। तीन assumptions या कंसेप्ट होते हैं, वो क्या है, क्या मानना पड़ता है, वो आपको देखिए वन बाय वन बताते हैं। सबसे पहले है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है कि अकाउंट्स बिजनेस में ये मान करके बनाए जाते हैं कि बिजनेस विल बी कंटिन्यूड फॉर ए सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा, ऐसा मान करके आप अकाउंट बनाते हैं। एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी शट डाउन इन नियर फ्यूचर, ये नहीं मानेंगे आपकी वो फौरन थोड़े टाइम में बंद हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल, ये जो कंसेप्ट है, assumption है, इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कि बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा, जारी रहेगा, इस बात को मान करके, एज्यूम करके ही आप अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए accounts are prepared with the assumption that business will be continued for sufficiently long period of time and not going to be shut down in near future, लंबे समय तक चलेगा, जल्दी बंद नहीं होगा। तो इसकी कुछ यूजेस है कि अगर ऐसा हम मानते हैं तो इसका फायदा क्या होने वाला है, एप्लीकेशन क्या है इसकी, या बेनिफिट्स कह सकते हैं इसको, बेनिफिट क्या है इसके। देखिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आर पॉसिबल। मान लीजिए कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया विच विल लास्ट फॉर 20 ईयर्स, जो 20 साल चलेगा। तो अगर आप ये मान ही नहीं रहे कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, तो आप किस लिहाज पे ले रहे हो उसको? आपने अगर लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई मैं आपको मेटेरियल सप्लाई करूंगा या आप मुझे कोई चीज देंगे लगातार 20 साल तक, तो वो तभी तो कर सकते हैं आप जब आप ये एज्यूम करेंगे कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये मानते हैं कि बिजनेस इज गोइंग टू बी शट डाउन इन नियर फ्यूचर इन 2-3 ईयर, तो हाउ कैन यू टेक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 20 ईयर्स? ठीक है। दूसरा बेनिफिट है लॉन्ग टर्म लोन्स कैन बी टेकन। आप एसेट खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट है, बहुत फिक्स एसेट है, काफी ह्यूज अमाउंट एक्सपेंड होगा, उसमें खर्चा होगा। तो आप ये देखिए कि उस अमाउंट को आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास इतना बर्डन एक साथ ना बढ़े,
मैं 20 ईयर्स में इस लोन को रीपे करूंगा। तो आप 20 ईयर्स का जो लोन लेंगे, लॉन्ग टर्म लोन, तो ये लॉन्ग टर्म लोन आप तभी ले पाएंगे ना कि जब आप ये मान के चलेंगे कि बिजनेस 20 साल चलेगा, 30 साल चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, है ना। तो ये एक बेनिफिट है कि आप इन लॉन्ग टर्म लोन्स ले सकते हैं। लायबिलिटीज आर डिवाइडेड इनटू शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। लायबिलिटीज को आप शॉर्ट लॉन्ग टर्म में डिवाइड सकते हैं कि ये लायबिलिटी विद इन 1 ईयर देनी है, ये लायबिलिटी आफ्टर 10 ईयर 20 ईयर देनी है। तो ऐसा भी आप इसमें मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फोर्थ क्या है, फिक्स्ड एसेट्स आर डेप्रिसिएटेड ओवर द पीरियड ऑफ देयर यूज। एक और बेनिफिट इसका, एक और एप्लीकेशन कि फिक्स्ड एसेट जो आपने खरीदी है तो वो सपोज कि 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर ऐसे आपकी चलेगी बिजनेस में। तो आपको क्या करना चाहिए कि जितने टाइम आप यूज करें आप उतने टाइम से उसकी कॉस्ट को राइट ऑफ करें ना, डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसको। मान लीजिए आपने फिक्स्ड एसेट ली 10 लाख रुपीज की, तो आप अगर ऐसा कर देते हैं कि पहले साल के ही प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया आपने 10 लाख रुपीज, तो क्या होगा, पहले साल आपको बहुत हैवी लॉस दिखाई देगा क्योंकि सीधे सीधे आपने 10 लाख की जो कॉस्ट थी वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दी, तो आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। और आपने इसको आगे 9 ईयर्स तक अभी और भी यूज करना है, तो वहां पर आपने इसको कवर नहीं किया, वहां के प्रॉफिट अननेसेसरीली आपके बढ़े रहेंगे। तो सही तरीका क्या है कि जब आप मान के चलते हैं कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा लंबे समय तक, तो आप क्या करते हैं कि 10 ईयर्स में यूज करना है, तो आपने 10 से डिवाइड किया कि भाई हर साल का खर्चा 1-1 लाख रुपया है, तो आप हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस में 1 लाख डेबिट करें, पहले साल दूसरे साल ऐसे 10 ईयर्स तक, तो आपको हर साल प्रॉफिट जो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर पिक्चर बिजनेस की आएगी और प्रॉफिट आपका एक्यूरेट सही निकल करके आएगा, ठीक है। लेकिन ये तभी हो पाएगा ना जब आप मानेंगे कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। तो ये पहला एजम्पशन या पहली कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कि बिजनेस को के अकाउंट ये मान के चलाए जाते हैं कि बिजनेस विल बी कंटिन्यूड फॉर ए सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट एजम्पशन या जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है। देखिए कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहते हैं कि जब हम बिजनेस के अकाउंट बनाते हैं तो वी यूज सम रूल्स, सम रेगुलेशन, सम टेक्निक्स, मेथड्स, पॉलिसीज, इनको हम यूज करते हैं। तो इट मींस वी शुड बी कंसिस्टेंट विद देम। हमको बार बार वही यूज करनी चाहिए, उनको फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना चाहिए अनलेस की सिचुएशन डिमांड्स फॉर द सेम। बहुत जरूरी हो गया है, डिमांड सिचुएशन की डिमांड ऐसी है उस समय कि आपको करना पड़ेगा, तो अलग बात है। अदरवाइज आपको सेम मेथड और सेम प्रिंसिपल्स ही बार बार यूज करने चाहिए। देखिए बिजनेस हाउस मस्ट बी कंसिस्टेंट इन प्रिपेयरिंग अकाउंट, दैट इज इट शुड यूज सेम प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज ओवर एंड ओवर अगेन। बिजनेस को अपने प्रिंसिपल्स पर, अपने कंसेप्ट्स पर, अपने मेथड्स पर स्टिक करना चाहिए। जो एक बार यूज कर लिए उन्हीं को बार बार यूज करना चाहिए। सोच समझ के पहले अपने आप मेथड्स, रूल्स, पॉलिसीज वगैरह बना लें और बाद में उन पर स्टिक करें, उनको बार बार चेंज ना करें। तो देखिए क्या फायदा होगा अगर आप ऐसा करेंगे। अगर आप बार बार सेम प्रिंसिपल्स और सेम मेथड्स यूज करेंगे तो आपके अकाउंट जो है कैसे बनेंगे, यूनिफॉर्म बनेंगे, यानी कि औरों के भी जैसे बनते हैं ना उसी हिसाब से आपके भी यूनिफॉर्म रहेंगे और चेंज नहीं होंगे बार बार। और आप क्या करेंगे कि आपके जैसा जो बिजनेस दूसरा पर्सन कर रहा है उस, और वो भी वही मेथड और टेक्निक्स यूज कर रहा है जो आप कर रहे हो, तो आप उससे अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपेरिजन। अपना ही जैसा काम करने वाले दूसरे लोगों से अपने आप को कंपेयर करना, इफ दे यूज सेम मेथड्स एंड टेक्निक्स विच यू आर यूजिंग, तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा इंट्रा फर्म कंपेरिजन पॉसिबल। इंट्रा फर्म कंपेरिजन बोलते हैं अपने ही पास्ट रिकॉर्ड से अपने आप को कंपेयर करना, जो हमारे पास्ट के रिकॉर्ड से, उन्हीं रिकॉर्ड से हम अपने आप को कंपेयर करें। लेकिन ये भी तो तभी हो पाएगा ना जब हम लगातार सेम पॉलिसीज और सेम मेथड्स, टेक्निक्स यूज करें। अगर हम बार बार यूज करेंगे, बार बार डिफरेंट चेंज कर देंगे उनको, तो बार बार रिजल्ट अलग आएगा, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूं कि डेप्रिसिएशन जो डालते हैं ना, तो डेप्रिसिएशन डालने के 2 मेथड होते हैं, SLM यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मान लीजिए एसेट 10 लाख रुपीज की है, तो आपने 10 से डिवाइड किया, अगर 10 ईयर चलती है तो रुपीज 1 लाख। तो इसमें तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड, एक बार आपने 1 लाख डाल दी, हर साल आप 1 लाख डालेंगे। WDV में क्या होता है कि 10 लाख की एसेट है, आपने कहा मैं हर साल 10% राइट ऑफ करूंगा, तो पहले साल तो आप 1 लाख राइट ऑफ कर लेंगे, बच गया 9 लाख। अगले साल आप इसका 10% करेंगे 90, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू होता है जो वैल्यू कम होकर आएगी, रिड्यूसिंग बैलेंस 8-10 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर में आप 81 करेंगे। तो देखिए यहां तो हर साल 1 ही लाख डल रहा है, यहां पहले साल 1 लाख है, फिर 90, फिर 81 है। तो आप कभी इसको और कभी इसको यूज कर लेंगे, तो फिर तो आपके रिजल्ट पिछले बार से मिल ही नहीं सकते ना। पिछले बार जो आपका रिजल्ट आया था उससे अलग आएगा।
तो इसलिए आप या तो इसको यूज करिए या फिर इसको यूज करिए, जिसको आप एक बार अडॉप्ट कर लेते हैं आप उसी मेथड पर स्टिक करिए। तो ये मतलब होता है कंसिस्टेंसी का, कि जो प्रिंसिपल, जो मेथड, जो टेक्निक्स आपने एक बार यूज करनी है, उन्हीं टेक्निक्स पर, उन्हीं मेथड्स पर, उन्हीं पॉलिसीज पर स्टिक करिए, बार बार चेंज नहीं करिए, जिससे कि आपके रिजल्ट जो है वो कंसिस्टेंट रहेंगे, एक के बाद एक ईयर तक आपके ठीक आएंगे। नेक्स्ट आता है एक्रूवल कंसेप्ट। एक्रूवल कंसेप्ट मतलब कि व्हेन टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बिजनेस ट्रांजैक्शन को अकाउंट की बुक में कब रिकॉर्ड करना चाहिए? कब रिकॉर्ड करना चाहिए? जब वो हमको कैश मिल जाए या हम कैश दे दें, या फिर जब वो ड्यू हो जाए। तो एक्रूवल कंसेप्ट आपको बताता है। तो एक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है? ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट बुक्स व्हेन लायबिलिटी टू पे हैज अरिजन वेदर सेटलमेंट इन कैश हैज टेकन प्लेस और नॉट। जब पेमेंट की लायबिलिटी आ जाए हमारे ऊपर, चाहे हमारी दूसरी पार्टी के ऊपर, तो तब हमें, यानी कि जिसको हमने बेचा उसके ऊपर पेमेंट लायबिलिटी आ गई, तो तब हमें, या हमारे ऊपर आ गई, तो तब हमको रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए ट्रांजैक्शन। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर आप सेल को या रेवेन्यू की बात करें कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना चाहिए, तो रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड। जब हमने गुड्स डिलीवर कर दिए या जब हमने सर्विसेज रेंडर कर दी, जो सर्विस हम देते हैं सर्विस हम दे चुके हैं, तो तब हमको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए कि यस रेवेन्यू हमने जनरेट कर लिया, अर्न कर लिया है। एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड करने चाहिए? एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे हेल्प इन अर्निंग रेवेन्यू। जब वो हमको रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प कर दें एक्सपेंसेस, तो हमको उनका तब रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो एक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से अगर चलेंगे तो इसके एप्लीकेशन या यूज या बेनिफिट क्या है कि ट्रू एंड एक्यूरेट मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे तरह से मेजर कर सकते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप किस हिसाब से चल रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं एक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से कि जैसे आपने 1 लाख रुपीज का रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल, ठीक है, अभी आपने लेकिन इसके लिए कैश पे नहीं किया है, तो आपने कहा यार छोड़ो कैश तो पे किया नहीं और ईयर एंड होने वाला है, 2-3 डेज बचे हैं, तो आपने क्या कर ले तो इसी साल लिया ना इसको। तो अगर आप इसको कैश पे नहीं किया और आप कहते हैं मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा अगले साल रिकॉर्ड करूंगा, तो इस साल आपने रॉ मटेरियल डेबिट साइड में आता प्रॉफिट एंड लॉस के, तो वो आप नहीं ले रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट अननेसेसरीली बढ़ जाएगा, जबकि वो इसी साल आप ले चुके हैं, तो इसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए। तो एक्रूवल कंसेप्ट से यह फायदा होता है कि इसमें हमने अभी लिया ना, तो अभी रिकॉर्ड कर लेंगे, तो अभी हमारा सही प्रॉफिट आएगा। यानी कि जब हमने गुड्स डिलीवर कर दी या जब हमको गुड्स मिल गई है, जब पेमेंट की लायबिलिटी आ गई है, तो उस समय उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो ये एक्रूवल कंसेप्ट है। तो ये हमारे सामने बच्चों हमने आप ये आज आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में इसकी कुछ छोटी छोटी थ्योरीज और कुछ जो है अकाउंटिंग एजम्पशंस हमने पढ़ लिया। अब इसमें एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और बाकी हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कराएंगे। और अगर आपको ये पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें।